दिख रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, तो गुड। अभी स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ना कोई कंपनी के बारे में जानना है, एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसमें, लेटेस्ट। एमसीए मास्टर डेटा, गूगल में लिखो एमसीए मास्टर डेटा, एमसीए मास्टर डेटा खोलते ना कंपनी एलएलपी मास्टर डेटा आ जाएगा। एक बात याद रखना, पार्टनरशिप फर्म दो टाइप का होता है। एक ना रजिस्टर्ड फर्म होता है जो एलएलपी बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसकी इन्फॉर्मेशन इस साइट पे मिल जाएगी। और कोई भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्या करना है, अब आपको कोई कंपनी ढूंढना है, सपोज करो टाटा। चलो तो टाटा लिखता हूँ, टाटा की जितनी कंपनी हो आ जाएगी। आपको पूरा कंपनी का नाम पता है तो पूरा कंपनी का नाम लिखो, तो एकदम एग्जैक्ट कंपनी उठ के आएगी। अगर आपको नहीं पता तो आप मिलता जुलता नाम लिख दो, तो भी आपके पास सारे कंपनियों के डिटेल्स आ जाएगा। अब जैसे टाटा एल्यूमिनियम लिमिटेड, चलो इसको क्लिक करते हैं। अब देखो ये क्या आ गया, कैप्चा डाल दो। देखो ये पूरी कंपनी की डिटेल आ गई। सबसे पहले तो ये कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ है, तो हर स्टेट का अलग अलग आरओसी होता है, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज। तो ये बोल रहा है ये दिल्ली से रजिस्टर्ड है, टाटा एल्यूमिनियम लिमिटेड, ठीक है। कंपनी का ऑफिस कहाँ पे, कंपनी का ऑफिस ये रजिस्टर्ड अभी हिमालय हाउस में है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी प्रोमिनेंट प्लेस में, कनॉट प्लेस में ऑफिस है। कंपनी लिस्टेड है क्या, बोले नहीं लिस्टेड नहीं है। अब लिस्टेड और अनलिस्टेड क्या, ये समझ लो। लिस्टेड मतलब जिनकी जिनकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए लिस्टेड है शेयर्स, वो लिस्टेड कंपनी है। जो जिसकी शेयर्स या सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए, वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, वो अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी स्ट्राइक ऑफ, मतलब ये कंपनी बंद हो चुकी है, ठीक है। ये कंपनी की एग्जिस्टेंस नहीं है, अब खत्म हो गया। चलो जी कोई बात नहीं, अभी दूसरा कंपनी ढूंढना है। एक रेगुलर कंपनी देखते हैं, गूगल मास्टर डेटा करता हूँ, मास्टर डेटा आ गया। एक कोई भी कंपनी का नाम ले लेता हूँ, एक सर्कल पे क्लिक करना, रिलायंस कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया रिलायंस की, बहुत सारी कंपनी आ गई। रिलायंस एक्वा मिनरल लिमिटेड कर देता हूँ। कैप्चा जब तक आपको समझ नहीं आया तब तक क्लिक करते रहो। अब बता, रिलायंस जो है ना वर्ल्ड का टॉप 20 कंपनी में आता है। रिलायंस का मतलब होता है ट्रस्ट, इन्होंने क्रेडिबिलिटी बनाया। देखो ये कंपनी भी स्ट्राइक ऑफ दिखा रही है, ठीक है ना। ये कंपनियां बंद हो चुकी है। बैक करोगे तो ये नहीं दिखाएगा, दोबारा गूगल में जाना, ये सारे कुछ चेक करके बताएगा। चलो कोई कंपनी, एमसीए मास्टर डेटा लिखना है, एमसीए मास्टर डेटा। टाटा स्टील करके देखता हूँ, कंपनी का नाम गलत डाला इसलिए नहीं लिया। टाटा स्टील लिखते आ गया, टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड, ठीक है ना। टाटा स्टील फाउंडेशन, टाटा स्टील इंटरनेशनल, टाटा स्टील लिमिटेड, ये कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो इनको देखते हैं, ये सारी रिपोर्ट दे देगी। पहले तो देखते कंपनी एक्टिव है, देखो ठीक है ना। स्ट्राइक ऑफ मतलब खत्म हो गई, कंपनी बंद हो गई। टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी कहाँ की है, मुंबई रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई है, ठीक है जी, ओके। कंपनी का पेडअप कैपिटल देखो, पेडअप कैपिटल ये लिखा है, बहुत बड़ा कैपिटल है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी कब बनी थी, 1907 की बनी हुई कंपनी है। हम 2023 में हैं, कितनी पुरानी कंपनी सोचो, ठीक है। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे, बॉम्बे हाउस, फोर्ट मुंबई, बहुत अच्छी जगह है, कमर्शियल प्लेस है ये पूरा, ठीक है। अब कंपनी 2022 तक बैलेंस शीट फाइल की है, बिल्कुल की है। 2023 की बैलेंस शीट फाइल तो नहीं की, इसका ड्यू डेट ही नहीं आया ना, ठीक है ना। 2023 का बैलेंस शीट वैसे तो लिस्टेड कंपनी आएगा तो मई तक स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करना होता है ड्यू डेट, ठीक है ना। लेकिन ये जो कंपनी का बैलेंस शीट है ये 23 भी सबमिट कर देंगे, ये आरओसी में जैसे ही सबमिट करेंगे ना तो ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो इनकम टैक्स में सबमिट करना अलग चीज़ है, आरओसी में सबमिट करना अलग चीज़ है। तो जब इनकम टैक्स में वो सबमिट कर दिए होंगे तो आरओसी में नहीं किए होंगे, आरओसी में जब करेंगे तो वो दिख जाएगा। लेकिन अभी इनका ड्यू डेट अभी कंप्लाइंट है, ये ड्यू डेट फॉल नहीं किया इसमें, तो देखो एक्टिव कंप्लाइंट है, ठीक है ना।
तो एजीएम के बाद ही होता है। तो एजीएम का डेट 6 में था 22। अब की बार एजीएम अगर ये कब हुआ ये तो नहीं पता, जब एजीएम होगा उसके 1 महीने के अंदर करना पड़ता है, तो वो कर देंगे। अभी ड्यू डेट है अभी। ये कंपनी एक्टिव है। अब देखो ये कितना लोन है इनके अंडर में, चार्ज है, कितनी कंपनियों कितना बैंकों से लोन लिया हुआ है। अब पूरा डिटेल देखने के लिए ना कंपनी की पूरी जन्मपत्री देखना हो ना, 100 पे करना है, पब्लिक व्यू में जाना है। देखो पब्लिक व्यू में जाना है और आपको सारे कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे है पब्लिक व्यू, ठीक है ना, वहाँ पे सारे कुछ आपको डिटेल्स दिख जाएगा। जो मैं होम पेज में जाके करूँगा, लेकिन अगर वो मैं चेंज करूँगा तो हट जाएगा। फिर भी यहाँ पे ना ये देखो पब्लिक व्यू, ये रहा व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट। अगर आप इसको क्लिक करोगे ना तो 100 फी पे करके आप कंपनी के पूरे बैलेंस शीट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये सब कुछ, एनुअल रिपोर्ट, सब कुछ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कंपनी के एवरीथिंग सब कुछ आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ये तो हो गया कितनी सेल है, टर्नओवर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ मिल जाएगा। ये पब्लिक व्यू में जाना पड़ेगा। अरे छोटा मोटा चीज़, नॉर्मल चीज़ देखना है तो आपको फ्री में दिख जाएगा। ये चीज़ें कितनी लोन चल रही है इनका, सारे कुछ मिल गया, ठीक है। ऐसे ही देखो इनके लोन का लिस्ट बहुत लंबा है। उसके बाद देखो कितने डायरेक्टर्स हैं, ये डायरेक्टर्स आपको पता लग गया। अब ये पैन नंबर है, ये सारे डायरेक्टर्स हैं, लेकिन पैन है। देखो डायरेक्टर्स कभी कंपनी सेक्रेटरी एक मस्ट है। अगर कोई मतलब लिस्टेड कंपनी है ना, वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का एक चेयर है जिसको मस्ट अपॉइंट करना पड़ता है, और वो होना ही चाहिए। पहले ही लिस्टिंग होने से पहले ही उनका रूल है कि सीएस को अपॉइंट करो, ठीक है ना। तो वो सीएस जो है वो एम्प्लॉय होता है कंपनी का, और वहाँ पे ज्वाइन होता है, तो उसका ना यहाँ पे केएमपी में शो करेगा। डायरेक्टर DIR 12 फाइल होता है, और यहाँ पे शो करना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना, दो पैन नंबर दिख रहा है, बाकी सब डीन नंबर दिख रहा है। ये डीन नंबर है। डीन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और पैन है मतलब यहाँ पे दो बंदा ऐसा है जो डायरेक्टर नहीं है, तो कौन हो सकता है, या तो CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और एक होगा आपका CS कंपनी सेक्रेटरी। ये दो होगा, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है, इनको दोनों चीज़ें चाहिए, CFO भी चाहिए और CS भी चाहिए। तो दोनों देखो, एक CS है, एक CA है। अब इस दोनों में से कौन है वो मुझे नहीं पता, वो चेक करना पड़ेगा, फिर अंदर इसको 100 रुपये पेमेंट देकर चेक करना पड़ेगा दोनों में से कौन है, ठीक है ना। तो ये इससे पता लग जाएगा। अब ये बंदा, ये इतने डायरेक्टर में और कौन डायरेक्टर है और देखना चाहो तो आप ले लो, क्लिक कर लो इसको। अब देखो कितने कंपनी में डायरेक्टर, टाटा स्टील फाउंडेशन, CDP, टाटा स्टील, नीलाचल, हाँ, ये सारे कंपनियों का नाम आ गया। टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील BSL लिमिटेड, टाटा मेटलिक लिमिटेड। ये एक डायरेक्टर कितने कंपनियों में डायरेक्टर है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है ना। ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है। ये आपको गूगल में नहीं मिलेगा। गूगल में खाली कंपनी के बारे में वेबसाइट को ला देगा, सामने ला देगा। गूगल के पास वही इन्फॉर्मेशन है जो आपको दिखा सकता है, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है वही दिखा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। चलो ये हो गया आपका कंपनी का। अब जरा TDS के बारे में देख लेते हैं एक बार कि TDS हम कैसे पे करेंगे, सपोज रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। चलो गूगल में चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तीन NSDL करेंगे बस। ये हमारा साइट खुल गया है, गवर्नमेंट की साइट है, इस पे जाओ। अब हमें TDS का रिटर्न क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है, क्वार्टरली खत्म होने के 1 महीने के अंदर। तो ये कंटिन्यू, मैं अपने प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। कंटिन्यू डाउनलोड। अब डाउनलोड में जाके ये TDS TCS रिटर्न है ना, क्वार्टरली रिटर्न, देखो रेगुलर करेक्शन, मतलब आपने एक बार सबमिट किया उसको आप रिवाइज करना चाहते हो, करेक्शन करना चाहते हो करेक्शन, अदरवाइज रेगुलर में जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ये आपको देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर्म भी है कौन कौन से, देखो 24Q सैलरी के लिए, अदर देन सैलरी 26Q है, ठीक है। तो आप ना यहाँ से डाउनलोड करो। देखो RPU फाइल चाहिए आपको, तो RPU फाइल के लिए आप ना वहाँ से क्लिक कर दो। यहाँ पे भी है देखो, न्यू ETDS रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी 4.6। और रिटर्न हमेशा याद रखना, जब भी रिटर्न फाइल करोगे हर 7 दिन में भी ये अपडेट हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने के बाद भी हो सकता है, ये हमेशा अपडेट होते रहता है। अगर आप इसको अपडेटेड वर्जन से आप अपलोड नहीं करोगे ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो ये आपका ये एरर दिखा देगा। तो आप हमेशा अपलोड एकदम रेगुलर जाके आप पोर्टल में लॉगिन करके, जिस दिन आपको फाइल करना है वहाँ से डाउनलोड करके तब तैयार करके दो। अब देखो इसको एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट यहाँ से करो, ये लो, ये फाइल खुल गया। ये जीप फाइल है, कोई काम का नहीं। ये वाला फाइल लास्ट में जो है ना, ये वाला फाइल ये खोल लो, डबल क्लिक करो, देखो आपको एक दिखा देगा।
ये ओके, जैसे ही ये खुलेगा ना, ये ओके बोलना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ही आप ओके करो ना, फॉर्म खुल जाएगा। देखो ये है रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। अगर आप सीख लोगे ना, कुछ भी नहीं है अकाउंट्स मैनेजर बनना, तो मैं तो गारंटी देता हूँ कुछ भी नहीं है। हमारे कोर्स है 2 मंथ्स का, अभी इसका कोर्स चार्ज है 5,900 रुपया, पोर्टल में लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसका डिस्काउंट दे रखा है। मंगलवार से हमारा एक नया बैच चालू हो रहा है, उस बैच में अगर आप मंगलवार तक भी आप ज्वाइन कर लोगे ना, तो सिर्फ 3,500 में आप ज्वाइन कर सकते हो। ये डिस्काउंट चल रहा है, मंगलवार से न्यू बैच चालू हो रहा है, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है ना। तो उस बैच में अगर आप ज्वाइन कर लोगे 3,500 रुपये, 2 मंथ्स का कोर्स है, 4 दिन हफ्ते में क्लास होगी, आपको A to Z सब कुछ समझाया जाएगा, इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। इंटरव्यू तैयार कराने के बाद, पूरे प्रैक्टिकल नॉलेज देने के बाद आपको यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा। एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, एग्जाम में 100 मार्क का एग्जाम है, 50 कम से कम लाना पड़ेगा। उसके बाद आप कभी भी, एक बार जब आप स्टूडेंट बन गए, वहाँ का इनरोलमेंट ले लिए, उसके बाद साल में कभी भी किसी भी बैच में आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको रिफ्रेश करना है, दोबारा से आपको मेमोरी में रिकॉल करना है, तब दोबारा से कर सकते हो। उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, वन टाइम पेमेंट है। अब जैसे सैलरी का रिटर्न भरना है, तो ये देखो एम्प्लॉई का सैलरी करता है ना कंपनी में, तो उसके रिटर्न इसमें जाएगा 26 क्यू अदर देन सैलरी। अब इसको क्लिक टू करेक्शन है तो करेक्शन, रिवाइज है तो रिवाइज करेक्शन में जाएगा, नहीं तो रेगुलर में। तो फर्स्ट टाइम करो तो रेगुलर, क्लिक टू कंटिन्यू, देखो पूरा फॉर्म खुल जाएगा। अब ये चीज़ आपको 1 घंटे में तो सिखा नहीं पाऊंगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे बैठ के एक एक चीज़ सिखाया जाएगा। इसमें 3 चीज़ें करनी है। फॉर्म पूरा डिटेल भरना है, चलान का डिटेल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एनेक्स्चर जाएगा। एनेक्स्चर देखो, अब जब तक मैं डिटेल फर्स्ट नहीं भरूंगा, ये डिटेल आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है ना। तो एनेक्स्चर में क्या जाएगा कि किसका डिडक्ट किया, किसका पैन नंबर है, क्या है, ये पूरी डिटेल देखो। सेक्शन है सारे, ये सेक्शंस की प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। ये TDS का रिटर्न है। जब ये रिटर्न आप तैयार कर लोगे, तो इसको सेव करने के बाद हम यूटिलिटी में जाएंगे, फिर यूटिलिटी में जाने के बाद इसको हम सबमिट करेंगे, ठीक है ना। इसमें बहुत कुछ है। अब आओ, एक जैसे ये TDS का प्रोविजन है। TDS का प्रोविजन देखो, मेन प्रोविजन TDS का, सैलरी पे कितना TDS करता है एज पर स्लैब। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 30,000, 1 लाख इसके थ्रेशोल्ड। कमीशन ब्रोकेज पे कितना है 15,000 का थ्रेशोल्ड है। सेल ऑफ हाउस, अगर सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, अगर एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो 50 लाख के ऊपर 1% है, ठीक है ना। अदर देन इंटरेस्ट सिक्योरिटीज है, अगर सीनियर सिटीजन तो 50 के, सपोज करोगे बैंक से FD से कोई इंटरेस्ट मिला तो 50,000 से ऊपर कोई मिला तो TDS कटेगा। 40,000 से ऊपर मिला जो सीनियर सिटीजन नहीं है तो उसका TDS FD पे या रिकरिंग पे TDS जो है उसका काट के बैंक देगा। रेंट पेमेंट है तो 10% काट लेगा, 2,40,000 के ऊपर। प्रोफेशनल फीस है 30,000 के ऊपर 10%। जिस दिन 30,000 क्रॉस कर जाएगा ड्यूरिंग द ईयर कट जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग 30%, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, लेकिन इसका कोई आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। इसका तो रिफंड मिल जाएगा, आपने पे किया, आपका जो टैक्स बनता है उसको इसमें से माइनस कर सकते हो। सपोज करो आपका टैक्स लाख रुपए बनता है, आपका TDS 10,000 रुपये कटा, तो आपको 90,000 पे करना, 10,000 एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन आपका अगर 1 लाख TDS बना, 1 लाख अगर इनकम टैक्स बना, तो 1 लाख ही देना पड़ेगा। इसका TDS जो करता है, इसमें आपको कुछ भी एडजस्टमेंट करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गैम्बलिंग है, ठीक है ना। वैसे ही विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इससे 10,000 का थ्रेशोल्ड है, लेकिन 30% TDS, इसमें भी कोई आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। टैली एंट्री, कोई बुक्स, कोई आपके पास बिल आया तो आपको देखना पड़ेगा उसमें TDS का प्रोविजन है क्या, GST का प्रोविजन है क्या। GST का इनपुट की एंट्री अलग होगी, GST नहीं तो दूसरा एंट्री होगा, ये सारे कुछ देखना पड़ेगा। ड्यू डेट कब है, ये आपको TDS का रिटर्न का ड्यू डेट है, पेमेंट का ड्यू डेट है 7 तारीख को। उसके बाद जो मार्च का है 30 अप्रैल को है। ऐसे करके सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। 2 मंथ्स का पूरी प्रैक्टिकल। अब देखो ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो एक चीज़ ये बहुत अच्छा समझ लो। सपोज करो 15/4 को आपको डिडक्ट करने था बिल, ये बिल का डेट है या पेमेंट का डेट है, व्हिच एवर अर्लियर। TDS क्या बोलता है, जिस दिन आप बिल बुक कर रहे हो टैली में, या जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो, जो भी एंट्री पहले वो कर लो। तो आपको सोच लो 15 तारीख को आपको TDS बिल आया, आपने 31 तारीख को आप बिल बुक कर रहे हो टैली में, तो आपका ये डिले हो गया। इसमें ना आपका 1% का TDS लग जाएगा 9 महीने का, क्योंकि आप 9 महीना डिले कर रहे हो। अप्रैल से लेकर दिसंबर देख लो, 9 महीना होता है, 9 महीने का 900 रुपये 1% का इस पर रेट है फाइन। और अगर आपने TDS काट के जमा लेट करवाया, देखो TDS 15 तारीख को काटना था, आपने 31/12 को TDS काटा, लेकिन आपने जमा 8 तारीख को कराया, जबकि 7 तारीख को कराना था। तो ये जो 9 महीना लेट हुआ, यहाँ से काटने में जो 9 महीना लेट हुआ, उसका लग गया आपको 9 महीना का 900 रुपया। और काटने के बाद बोलता है नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख तक करो, ये लॉ बोलता है। लेकिन आपने 7 तारीख तक नहीं काटा, 8 तारीख। तो जब 1 महीना लेट हो गया ना, तो आपको 2 महीना का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1.5% के हिसाब से। तो आपका 300 रुपया हो गया, तो 1,200 रुपया पेमेंट करना है।
अगर आपने डिडक्ट करना था, नहीं डिडक्ट किया तो 1% का इंटरेस्ट है, और डिडक्ट करके आपने पेमेंट नहीं किया तो 1.5% का इंटरेस्ट है, 2 मंथ्स का ले लेगा, ठीक है ना। तो आपने 7 तारीख तक कर देते तो आपका कोई कुछ नहीं लगता। अगर 7 तारीख को क्रॉस किए तो आपका एक तो दिसंबर का भी ले लिया, एक जनवरी का भी ले लिया, तो 2 महीना का काउंट करके आपका फाइन इंटरेस्ट ले लिया, ठीक है। ये बहुत लंबा चीज़ है, आपको सीखना पड़ेगा। 2 महीना में आपको पूरा ट्रेंड कर देंगे। उसके बाद आप जाके कहीं भी कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, कहीं भी जाके आप इंटरव्यू दे सकते हो, कहीं भी जाके काम कर सकते हो। सेम टू सेम जो आपको यहाँ सिखाया जाएगा वही चीज़ आप वहाँ पे काम करेंगे। अब जीएसटी पोर्टल में भी एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं। देखो जीएसटी में जाओ, लॉगिन करो, कैसे करते काम। जीएसटी में जाएंगे, जो कंपनी में काम करोगे ना वो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आप वहाँ के आईडी पासवर्ड लेके काम करो, ठीक है। ये हम अब ये लॉगिन करके देखते हैं। देखो लॉगिन हो गया। अब सबसे पहले क्या बोलता है, एकदम कंप्लाइंट है, यहाँ पे सब कुछ बता देगा। बोला सब कुछ फाइल करके रखे हो आप। देखो क्यों, जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट है जून, हमने जून 11 को फाइल, जून 11 ड्यू डेट था, 11 से पहले हमने फाइल कर दिया। अब 3B का ड्यू डेट है 20 तारीख, 20 जुलाई है ना, जून का जुलाई में होता है, तो जुलाई में 20 तारीख को ड्यू डेट था, हमने 14/7 को इसको फाइल कर दिया, 2 दिन पहले ही कर दिया, मतलब आज 16 तारीख है, 2 दिन पहले कर दिया। अब रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, ये पूरा प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। सबसे पहले आपको क्वार्टर चूज करना पड़ेगा। सपोज करो जून का करना है तो जून का करोगे तो सर्च, तो जून का आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है, तो जीएसटीआर 1 आपको फाइल दिखा रहा है। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है ना। क्लिक करके फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। देखो ये तैयारी करनी पड़ेगी यहाँ पे। देखो ये ऐड रिकॉर्ड, यहाँ पे रिकॉर्ड हम डालेंगे, उसके बाद कोई इनवॉइस जो भी है वो डालेंगे, सब कुछ यहाँ पे। नील है तो नील करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी मतलब ये हो चुका है ना, फाइल हो चुका है, तो इसमें आप कुछ करने देगा नहीं, तो ये जस्ट देखने के लिए है ये बस, ठीक है, और कुछ नहीं करने देगा। आगे अगले महीने का फाइल करेंगे तब आप देख सकते हो इसमें। अब जैसे सेकंड क्वार्टर का करना है तो सेकंड क्वार्टर अभी खुलेगा नहीं क्योंकि सेकंड क्वार्टर चालू नहीं हुआ, ठीक है ना। अब आप जून का ही देख लो, 3 भी देख लेते हैं पेमेंट का। जीएसटीआर 1 जो है ना सेल रिटर्न होता है, और जीएसटीआर 3 भी जो होता है पेमेंट का होता है, उसमें आईटीसी क्लेम करते हैं हम लोग। आईटीसी क्लेम हमेशा 2B से करते हैं, ना कि 2A से। 2A जो परचेज रिपोर्ट है ये आईटीसी क्लेम कर सकते हैं 2B से। इसमें जो भी देखते हो तो आपकी पेमेंट जितना आपको सोच लो 1 लाख रुपये देना है, अगर 50,000 आईटीसी है तो माइनस करके हम 50,000 रुपये पे करेंगे। ये लाइबिलिटी क्या है। 3B ये भी फाइल हो चुका है। 3B ये सेल का, ये पेमेंट का रिटर्न है, आउटपुट का जो भी पेमेंट बनता है ना, फाइनल रिटर्न इसमें जाएगा, ये इसमें पूरा डिटेल्स भर के जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो चुका है। अब आएंगे डैशबोर्ड में, ऐसे करके सारी चीज़ सिखाया जाएगा। मेन इंटरव्यू में देखो क्या चीज़ होता है। सबसे पहले ना वो CV आप एकदम प्रॉपर PDF फाइल में बना के दो। इंटरव्यू वेन्यू में कभी किसी से डिस्कस मत करो, और ना ही आपको एरोगेंट होना है। इंटरव्यू वेन्यू में जगह नहीं मिला ना, चुपचाप कोने में खड़े हो जाओ। अगर आपके बीच में टेस्ट करने के लिए आपके बीच में उन्हीं के आदमी कभी कभी आ जाते हैं, 90% ऐसा केसेस होता है, हमने कई जगह देखा है, हमने भी किया हुआ है ऐसा। तो हमेशा क्या करो कि इंटरव्यू वेन्यू में ना जहाँ आपको बैठने दिया जाए, आपके कोई सीनियर आ जाए, कोई लेडीज़ आ जाए, तो उनके लिए प्लीज़ कुर्सी छोड़ दो, बोला आप प्लीज़ बैठ जाइए, आप खुद ऑफर करो। वो देखेंगे ना आपको, उनको बोलने के मौका मत दो, आप खुद ही ऑफर कर दो सीट, आप खड़े हो जाओ। कंपनी खुद 2 मिनट के अंदर आपको देखेगी कैमरे में और आपके पास कुर्सी ला के दे देगी। नहीं देगी तो उनकी बेइज्जती होगी। आप तो इंटरव्यू देने गए हो, जिसके पास गए हो उनके तो मेहमान हो आप, तो आप वेट ही मत करना, आप चुपचाप रहना। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट के अंदर कुर्सी आ जाएगी, गारंटी है, ठीक है ना। आप ये मत सोचना आप इंटरव्यू देने गए हो आपको कोई नहीं देख रहा, आपको सब दिख रहा है, कैमरा सब कुछ देखता है वहाँ पे, ठीक है। आप वहाँ पे जब बात करते हो ना, गॉसिप बंद कर देना। अरे किस कंपनी में काम करके आए हो, कितने में करके आए हो, क्यों छोड़ रहे हो, हाँ ये कंपनी अच्छा है, ये कंपनी खराब है, किसी की कोई कंपनी की चुगली कभी मत करना। जब कंपनी छोड़ के भी आ जाते हो ना, कभी कंपनी के बारे में नेगेटिव मत बोलना। नेगेटिव बोलोगे तो बोलेगा अच्छा यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ पे भी मेरे बारे में चुगली करेगा, समझ गया ना। कभी भी किसी भी कंपनी के बारे में नेगेटिव बिल्कुल भी मत बोलना। नेगेटिव बोलोगे तो आपका वहाँ पे माइनस पॉइंट हो गया, वो आपको रखना भी होगा ना, वो नहीं रखेंगे। मेन पॉइंट समझ लो। एक तो इंटरव्यू वेन्यू में बिल्कुल टाइम से 5 मिनट पहले जाना, ना पहले ना लेट। अगर आपको लगे ना कि आप बिफोर पहुंच गए, कई बार होता है ना 1.5 घंटा जर्नी करके जा रहे तो थोड़ा पहले ही पहुंच गया, टाइम का पता नहीं चला, पहले पहुंच गया, तो आप बाहर वेट कर ले इधर उधर साइड में। वेन्यू में ना अपनी इज्जत मत खराब करना, वेन्यू में 5 मिनट पहले जाना बस, और ना लेट करना।
अगर 11 बजे बोला है तो 11 बजने में 5 मिनट पहले जाओ, 11:05 मत हो जाओ, लेकिन 5 मिनट पहले, 5 मिनट से पहले भी मत जाओ। उनको ये भी ना लगने दो कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब नीडी हूँ, ठीक है ना। और बिल्कुल भी नर्वस शो मत करो, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि हाँ सर जो आप दे देंगे हम ले लेंगे, ना 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 ना। सैलरी ठीक है, आपका हक है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा ना कि सैलरी कितना बोलना चाहिए, बोलो एज पर योर कंपनी नॉर्म्स। ये बहुत स्वीटेबल आंसर है। उसके बाद क्या करो, उनको बोलने दो ना। फिर उसके बाद देखो तो सही आपका इंटरव्यू कैसा गया। क्वेश्चन देखो, हर कंपनी का क्वेश्चन अलग होता है। हमारे जो ट्रेनिंग कोर्स है ना, इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स में तो आपको क्वेश्चन आंसर इतना समझा दिया जाएगा, इतना ट्रेन कर दी जाएगी, आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करके आ सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल तो आप इंटरव्यू में ना कभी आपका ना रेट आपको पूछा जाए ना कि क्या सैलरी लोगे जी, तो आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो। अगर कहीं आप ले रहे हो, सपोज करो 15-20 ले रहे हो, 20 ले रहे हो, तो बोल दो जी 20 ले रहा हूँ, 20% हाइक, 15 से 20% हाइक दे दो सर। मतलब कब तक ज्वाइन कर सकते हो, तो ज्वाइनिंग का अगर आप बिल्कुल फ्री हो तो इमीडिएटली बोल दो, बिल्कुल फ्री नहीं हो कहीं कर रहे हो तो रेजिग्नेशन का टाइम जरूर बोलो। अगर रेजिग्नेशन का टाइम नहीं बोलोगे, इमीडिएटली बोलोगे तो अच्छा, तो पुराने कंपनी से ऐसे छोड़ के आ रहे हो आप, तो हमारे कंपनी में विदाउट मतलब नोटिस पीरियड आप चले जाओगे, तो बोल दो कि मेरा नोटिस पीरियड चल रहा है, मैं 15 दिन में ज्वाइन कर सकती हूँ, ठीक है ना। या फिर मैंने नोटिस 15 दिन में रिलीज मिल सकता है मेरे को, मेरा बात किया हुआ है। क्यों छोड़ना चाहते हो, देखो कंपनी के बारे में कभी भी आप नेगेटिव मत बोल देना, चाहे कंपनी में कितने भी बुरी से बुरी कंपनी क्यों ना हो। आप कभी भी देखो, कंपनी कोई जरूरी नहीं है कि हर कंपनी अच्छी हो, है ना। हम जॉब कर रहे हैं, हमें पता है ना कि कंपनी क्या है, कंपनी टाइम से सैलरी दे रही है नहीं दे रही है, कंपनी मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी बिहेवियर कैसा है, सब कुछ देखना होता है ना। कंपनी में वर्क एथिक्स कैसा है, कल्चर कैसा है, हमें सब कुछ देखना है, सेफ्टी देखना है, सब कुछ देखना है। लेकिन ये बात नहीं है कि हम कंपनी की बुराई कहीं और जाके करें। अगर कंपनी के कुछ बुराई आपके दिल में है भी ना, आप बुराई मत करो, उसको डिप्लोमेटिक आंसर दो कि सर मैं ग्रोथ के लिए चेंज करना चाहती हूँ, या जो मेरा जो टैलेंट है, मैं वहाँ मेरा एक्सपोजर वहाँ पे मैं सीख नहीं पा रही हूँ ज़्यादा, मेरे को और एक्सपोजर चाहिए। जो मैं एक ही काम में रेगुलर मैं एक ही काम को करे जा रही हूँ, मुझे और एक्सपोजर चाहिए। ऐसे कुछ आंसर दो जिससे कि आप उनको लगे कि हाँ ये मतलब कीनली लर्नर है, तो आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा अच्छा, ठीक है ना। और कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, और एकदम शॉर्ट में जितना पूछे उतना बोलो। स्माइल हल्का सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्माइल मत करो, बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी नहीं दिखना चाहिए, लाइट स्माइल से बात करो। उसके बाद आपको रेस्पेक्ट सबको दो। जब तक आपको बैठने के लिए नहीं बोला जाए इंटरव्यू रूम में, कभी मत बैठना। कुर्सी पड़ा हुआ है, आप सोचो जाके बस इंटरव्यू में कॉल कर दिया, रूम में घुसे आप सीधा बैठ गए, ना 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 ना। आपको बोला जाए कि प्लीज़ सिट डाउन, तभी आप बैठे, तो खड़े रहो। खड़े होकर वो देखना चाहते हैं कि आप करते क्या हो। आप खड़े रहो, जब बोले प्लीज़ हैव ए सीट देन यू सिट, ओके, नहीं तो सिटिंग मत लो। अच्छा, कभी भी आप कंपनी में काम एक बार आपको मिल जाता है ना, तो कोलीग के साथ कभी भी आप खराब मत करो, कोलीग के साथ बना के रखना, यही कोलीग आपका काम आएगा। जब भी आप कहीं जॉब छोड़ के जाओगे, या वो भी जॉब छोड़ के जाएगा ना, कहीं अच्छा ऑफर होगा ना, तो यही कोलीग आपको ऑफर देगा, यही आपका फीडबैक डायरेक्टर्स को देगा, यही आपका सब कुछ करेगा। आप सोचोगे नहीं ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, बिल्कुल मत सोचना। किसी को भी नेगेटिव मत लेना, किसी को भी नेगेटिव बोलना मत, कम बोलो, पहले सुनो, बोलो मत, सिर्फ सुनो बस। कुछ दिन तो ऑब्जर्व करो, और जब आपका अच्छा पोजीशन बन जाए ना, तो आप किसी के साथ भी डिसरेस्पेक्ट के साथ, इवन पियोन के साथ भी डिसरेस्पेक्ट के साथ बात मत करो। सबको सम्मान दो, आपकी वाह 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 अपने आप होगी। आप सम्मान दोगे ना, आप देखे देखो, आप जितना इज्जत दोगे उससे ज़्यादा आपको इज्जत मिलेगी। आपकी वाह वाह अपने आप होगी, ठीक है ना। मैनेजमेंट तक अपने आप सारी बातें पहुंच जाती है। आपका कैमरा आपको सब कुछ देख रहा है, कैमरा जो है ना लगा हुआ, सीसीटीवी सब कुछ देखता है। तो आप याद रखना, कंपनी में, हर कंपनी में ना इन्फॉर्मर होते हैं। ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मर नहीं होते, एक पियोन भी आपका रिपोर्ट देते हैं वहाँ जाके कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, काम जानती है नहीं जानती है, सब बना के रखो। देखो आज कहीं भी जॉब छोड़ के जाओगे ना, तो वो कंपनी का डायरेक्टर तो बुलाने वाला नहीं है, एक बार चले गए तो चले गए। हो सकता है कि उनको दोबारा जरूरत पड़ जाए, उनको लगे नहीं बहुत अच्छा कैंडिडेट थी, एक बार बात करके देखो क्या पता आ जाए, तो वो बुला लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, सेकंड चांस भी बुलाते हैं, 80% केसेस में देखा बुलाते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छा ऑफर ना आपके कोलीग ही देगा। आप जिस अकाउंट सेक्शन में काम करना, उस सेक्शन में आपके सीनियर है, जूनियर है, कहीं और जगह काम कर रहे, कोई अच्छी जगह काम करे, हो ही सकता है ना, तो वही आपको ऑफर दे देगा। अरे यहाँ तो जॉब खाली है, एक एक कंपनी में 5-5, 10-10 अकाउंटेंट चाहिए, अब जॉब खाली है, हम लोग तो वैकेंसी देख रहे, तो कैंडिडेट चाहिए, तो आ जाओ, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो CV दे दो, तो वो आपको हेल्प करेंगे। इसीलिए हमेशा आप बना के रखोगे तो आपको काम देगा। अगर आपके कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मंगलवार तक कर सकते हो, 3500 रुपये फीस है। और अगर आपको बाद में ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो, लेकिन उसका फीस हाई हो जाएगा। तो आपका जैसे भी है आप बताना, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले लो। आप अकाउंट्स में काम करो, अकाउंट्स की बहुत सारी जॉब है। और एक बात मेन चीज़ है, ऑनलाइन जॉब पोर्टल में जब भी आप CV डालते हो ना, उसके बाद चुप मत बैठो।
चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। 10% पीपल ऐसे होते हैं जो उनके डेटाबेस को परचेस करते हैं, रिक्रूटर उनके डेटाबेस में जितनी भी सीवी है ना उसको परचेस करते हैं। 10% रिक्रूटर ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको हेवी पेमेंट देना पड़ता है, वो डेटाबेस को मतलब वो क्या करते हैं, वो परचेस कर लेते हैं, करके वो लिमिटेड पीरियड के लिए वो देख पाते हैं कि कितना डेटा हमारे सुइटेबल कोई कैंडिडेट है तो उनको ऑफर दे देते हैं, ठीक है ना। ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। लेकिन जो मीडियम क्लास की कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां भी है ना, वो ज़्यादातर क्या करती है, 1 मंथ का या 2 मंथ्स का पैकेज लेता है, ऐड पुट कर देता है। ऐड पुट करने के बाद ना आपको ऐड पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो जो रिक्रूटर है उनको कैसे पता चलेगा मैंने ऐड दिया और आप उसके ऐड पे रिएक्ट कर रहे हो या रिस्पॉन्स दे रहे हो। आप उस पर अप्लाई करो, रिएक्ट करो, और जो मेल आईडी देता है ना तो कोशिश करो कि ईमेल पे सीवी भेजो। अगर सीवी नहीं ईमेल पे दिया हुआ है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास चली जाएगी। अगर शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आपके पास जरूर कॉल आएगा। और ऑनलाइन पोर्टल में जब भी आप प्रोफाइल बनाओ तो पूरा इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपर दिया करो, ताकि उनको पता चले कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस, क्या आपके एजुकेशन है, क्या नॉलेज है, कितनी सैलरी आप ले रहे हो। प्रेफरेंस लोकेशन भी डालना, सैलरी प्रेजेंट सैलरी तो जरूर लिखना, और एक्सपेक्टेड सैलरी में ना आपको वहाँ पे अगर आपको कॉलम मिल जाए तो आप मतलब बहुत ज़्यादा मत लिखना, 20% हाइक देकर छोड़ दो तो एक सुइटेबल है, फिर उसके बाद आपको कॉल आ जाएगा, फिर आप निगोशिएट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन जॉब पोर्टल में सीवी डालने के बाद आप वेट करोगे कि आपको जॉब मिल जाए तो कभी नहीं मिलेगा ऐसे। ऑनलाइन जॉब पोर्टल में आप सीवी डालने के बाद आपको अप्लाई करते रहना पड़ेगा। डेली 15 मिनट के लिए लॉगिन हो ही जाओ, ओके। डेली सर्च कर लो, और फ्रेशनेस जो है ना, और हर 3 दिन का चेक कर लो ना, 3 दिन में लॉगिन कर लो, 3 दिन में कितना सीवी आया, 3 दिन का सिलेक्ट करके अप्लाई करके छोड़ दो, फिर 3 दिन का सिलेक्ट करो, फिर 3 दिन का अप्लाई करो। अप्लाई करते रहो, कॉल आता रहेगा, गारंटी है। हमारे यूट्यूब चैनल को देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप आपको अच्छा लगा ये क्लास। तो हम ये अटेंड करते हैं सेमिनार, ठीक है। थैंक यू सो मच।